खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रांजल कामरा हैं जो सीईओ हैं फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के। प्रांजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि करोड़पति बनने का क्या कोई शॉर्टकट है? देखिए, मैं ना इसका जवाब अक्सर कई बार देना चाहता हूं कि अगर करोड़पति बनने का शॉर्टकट होता तो मैं फिनोलॉजी नहीं चला रहा होता, ये न्यूज चैनल नहीं चल रहा होता, अंबानी जी 10 साल से समुद्र के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछा रहे होते, टाटा ईवी या फिर इस तरह के बिजनेसेस नहीं कर रहा होता। हर कोई टीवी देखता, यूट्यूब देखता, इन्फ्लुएंसर से सीखता और चार्ट देख के पैसा कमाता। तो शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, वरना दुनिया के स्मार्टेस्ट ब्रेन्स 10-10 साल मेहनत करके बिजनेस नहीं कर रहे होते। प्रांजल, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अब हम आते हैं जो निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो सलाह दी है। आजकल होता क्या है कि हाथ में जब स्मार्टफोन होता है ना, और जब सोशल मीडिया पर आप होते हैं तो खुद को लगता है कि हम तो सब जानते ही जानते हैं और आगे वाला जो है वो हमसे भी ज्यादा जानता है, और इस चक्कर में हम अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। उसी को लेकर अलर्ट किया है निर्मला सीतारमण ने। जी बिल्कुल, और मैं तो कहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर मैम काफी उदार हो गई। उन्होंने 30-40% को अच्छी सलाह भी कहा। मैं इस इंडस्ट्री में दिन रात हूं, मैं तो कहूंगा अच्छी सलाह 10-20% ही है। तो काफी गलत चीजें बिल्कुल होती है। और पता है इसमें विडंबना क्या है कि यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर, ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, ये जिस कारण पॉपुलर हुए, जिस कारण लोगों ने इनको देखना शुरू किया, वो ये कारण था कि लोगों को लगता था कि जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, जो ऑफलाइन हमको बैंक में बताया जाता है या जो ट्रेडिशनल मीडिया है, वहां से हमको सही फाइनेंशियल जानकारी नहीं मिल रही। तो फिनफ्लुएंसर्स एक तरह से उसके खिलाफ एक ऑल्टरनेट सच का माध्यम बन के उभरे। और कोविड के बाद ना इस इंडस्ट्री में इतना पैसा आया, हमने देखा स्टार्टअप्स में, खास करके फिनटेक्स में बहुत पैसा गया। तो अगर उनके पास फंडिंग होती है ना, तो वो मार्केटिंग के लिए फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी मोटी रकम देना चाहते हैं। और उस चक्कर में हम सब एज अ कम्युनिटी वही बुराई खुद बन गए, जिस बुराई को मिटाने की कोशिश करने के कारण लोगों ने हमें देखना शुरू किया। प्रांजल, हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा भी मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रोफेसर के तौर पर भी जानते हैं। हम उन्हें प्रोफेसर कहकर भी बुलाते हैं। हिमांशु, प्रांजल तो है ही हमारे साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास, हम इतने व्यस्त होते हैं सोशल मीडिया पर कि खुद के रिसर्च का वक्त नहीं होता। तो सामने जो बता रहा होता है वो 5-10 मिनट में हमें लगता है कि हमने सब सीख लिया, अब चलो कुछ पैसे कमाते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि हाथ तो कुछ नहीं आता और जो हाथ में होता है वो भी चला जाता है। देखिए शारिक, इसीलिए वित्त मंत्री ने सबको आगाह किया है, निवेशकों को, और उन्हें सलाह दी है कि उन्होंने जो मेहनत से पैसा कमाया है उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए उन्हें सतर्क रहना होगा। आप समझिए कि देश की वित्त मंत्री अगर सार्वजनिक तौर पर कर्नाटक में इंटेलेक्चुअल्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन में, ये जगह थी टुमाकुरू में जहां पर ये इंटरेक्शन हुआ था, वहां पर अगर वो सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स देश में हैं उनमें से 10 में से 3-4 ऐसे हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन 7 ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। और ये बयान ऐसे वक्त पर आया है शारिक, जब भारत सरकार के सामने, विशेषकर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, उसके पास बहुत सारी शिकायतें जो निवेशकों की तरफ से आई थी कि वो जो पैसा अपना निवेश करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत जगह पे लोगों का पैसा जो है वो लूटा गया है, उसका दुरुपयोग किया है। कुछ फाइनेंशियल एप्स ऐसे हैं, विशेषकर चाइनीज एप्स का जिक्र एक अधिकारी ने किया, जिसको लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। और इसलिए वित्त मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है, यानी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉन्जी ऐप की तरह काम करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरती जा रही है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। और आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और तेज हो सकती है, ये चेतावनी वित्त मंत्री ने दी है। और इसके पीछे वजह भी बहुत साफ है कि विशेषज्ञ बार बार ये कहते रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो एक आम नागरिक है उसका एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अब स्टॉक मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे का निवेश कर रहे हैं, और ऐसे में उन्हें सतर्क रहना होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। प्रांजल, आपसे एक सवाल था मेरा कि हम इसलिए कभी आपको या किसी और को सुनते हुए नजर नहीं आते क्योंकि निवेश करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते, तो इसलिए यह परेशानी है। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि आप कह रहे हैं कि 10-20% लोग हैं आप जैसे लोग जो कायदे की सलाह देते हैं, लेकिन उस पर भी आप अपना रिसर्च कीजिए। क्या कोई मेथड है इस बात का अंदाजा या पता लगाने का कि वो 10-20% हैं कौन
जिन पे ट्रस्ट किया जा सके? जी, बहुत अच्छा सवाल है और थैंक यू उनमें मुझे इंक्लूड करने के लिए। मैं खुद को नहीं करता हूं, मैं तो लोगों को ये भी कहता हूं कि हर कोई अपनी सूझबूझ, लेकिन दो तरीके हैं, दो सिंपल तरीके हैं कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं। एक तो सिंपल है, अगर हम कोई ऐसे बैंक में पैसा नहीं डालते जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड ना हो, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालते जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड ना हो, तो जिस भी सलाहकार को हम अपना वित्तीय सलाहकार बना रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल लाइफ उसके हाथों में दे रहे हैं, उससे हमें एक सवाल करना है कि सेबी का रेगुलेशन है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आसानी से मिलता है, बहुत मुश्किल रेगुलेशन नहीं है। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में करोड़ों कमा रहे हो, 5-10 लाख रुपए का वो रेगुलेशन दे के आप रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते? आपको इतनी नॉलेज है तो आप एग्जाम भी निकाल लोगे और 5-10 लाख की फीस है, वो फीस भी आप दे ही सकते हो। ये दो चीजें करके आप रजिस्टर क्यों नहीं हो जाते? आप दुनिया भर की चीजें बोल दोगे कि नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस का हैशटैग यूज करके हम सब चीजें बोल देते हैं, लेकिन हम रेगुलेटर के दायरे में आना क्यों नहीं चाहते, उससे भागते क्यों? और दूसरा तरीका यह है, जैसे आपने बोला फाइनेंस से लेके फैशन तक लोग सोशल मीडिया से सीखते हैं। मैं चाहता हूं कि फैशन तक ठीक है, लेकिन फाइनेंस में ना उल्टा होता है। फाइनेंस में जो नया होता है वो अक्सर घातक होता है। हमने ये देखा आईपीओस के साथ, एनएफओस के साथ, क्रिप्टोस के साथ, बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स के साथ। जो भी नया है उसको प्रूव करने दीजिए, खुद को टाइम टेस्टेड होने दीजिए। तो जो इन्फ्लुएंसर आप देखें कि क्रिप्टो के समय वो क्रिप्टो प्रमोट कर रहा है, आईपीओ के समय ये आईपीओ सबसे अच्छा है बोल रहा है, और बाय नाउ पे लेटर कार्ड के समय बोल रहा है कि बाय नाउ पे लेटर कार्ड ले लो। जो हमेशा पानी की धार के साथ बह रहा है उससे बच के रहिए। हिमांशु, एक सवाल था आपसे कि अगर हम देखें जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं कि कुछ भी रातों रात नहीं बदलता है। जब भी हम किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं, अपने निजी जीवन में भी हम जब पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा बताओ जहां रिटर्न अच्छा हो, तो वो सीधा सीधा यही बताता है कि शारिक भाई, अगर पैसे आप चाहते हैं कि बढ़ें तो जल्दी मत करो और रोज रोज उसको चेक मत करो। तो एक सेफ कि आपका जो है वो बचा रहे, मूल बचा रहे, बढ़ता रहे, उसके बाद अगर कुछ अच्छा जंप मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की तो फिर आप गए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है, और जो लोग नए हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि अगर उन्हें ये समझाया गया है कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बैंक में जो अलग अलग स्कीम्स हैं डिपॉजिट की, उससे ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, तो लेकिन साथ में जो रिस्क है उसको भी उतना ही तवज्जो देना होगा। मैं देख रहा था आज सेबी ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं शारिक अभी, जिसमें निवेशकों को यह कहा गया है कि सेबी की एक हेल्पलाइन है और उससे भी आप मदद ले सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि जो आपके सलाहकार हैं या जिन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की आप मदद लेना चाहते हैं या उनके सुझाव को आप गंभीरता से ले रहे हैं, उनके एंटीसीडेंट्स को, यानी उनकी जो बैकग्राउंड है उसकी वेरिफिकेशन भी आप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई गलत व्यक्ति गलत तरीके से आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने पैसे का निवेश एक पर्टिकुलर स्टॉक में करें, तो उसके लिए भी सेबी ने एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें निवेशकों के पास ये एक विकल्प होगा कि वो ऐसे जो भी ड्यूबियस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी वो सेबी के हेल्पलाइन पर भी सेबी के साथ साझा करें और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो है, जैसा आपने पहले भी कहा, एक वक्त था, मुझे याद है मैं रिसर्च जब करता था इस विषय पर, कि बहुत कम भारतीय नागरिक हैं जिनका एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में है, और आमतौर पर किसी भी एक स्टॉक की आने वाले समय में क्या दिशा दशा होगी उसको समझना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत इस प्रक्रिया में होती है। तो जिन लोगों ने मेहनत करके पैसे कमाए हैं वो किसी के बहकावे में ना आए कि आपको बहुत कम समय में आपको 15% 20% तक आपको मुनाफा हो सकता है जो पैसा आप निवेश करते हैं, क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क हमेशा रहता है जब आप स्टॉक मार्केट में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको अनुभव चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। और जैसा हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है वो कौन है, वो संस्था कौन है, क्या उसने अपने आप को रजिस्टर कराया है, उसकी जवाबदेही क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और अब तक जो दूसरे निवेशक हैं उनका क्या अनुभव रहा है उनके साथ काम करने में, उनकी सलाह को
इंप्लीमेंट करने में। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जगह है और वहां पर जो उतार चढ़ाव होता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि आपको फाइनेंशियल रिस्क के साथ एक्सपोज करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो फिर आपको निवेश करने से बचना चाहिए। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया है और इसलिए इसमें बहुत जरूरी है जो बात वित्त मंत्री ने आज 3-4 बार कही है, इंटेलेक्चुअल से भी, स्टूडेंट से भी, सभी निवेशकों से, कि आपको बहुत सोच समझकर आपका जो मेहनत का पैसा है उसका निवेश करना होगा। आप आंख बंद करके या जल्दबाजी में किसी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के पॉन्जी ऐप के बहकावे में ना आए। जी प्रांजल, आपसे 2 सवाल था मेरा। पहला सवाल तो यही था कि पहले ये ऑनलाइन का ज़माना है, ऑफलाइन होता था कि मुझे पैसे दे दो मैं डबल कर दूंगा। इस चक्कर में बहुत लोग डूब गए। एक जनाब है जिनको मैं भी जानता हूं, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि लॉजिक लगा लेते कि तुम्हारा 5 लाख 10 लाख 2 दिन में कैसे हो जाएगा, कोई कैसे करके देगा। मेरा सवाल एक तो ये था कि अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि 10-20% है, जो 80% हैं, क्या कोई एक सटीक तरीका है ये दर्शकों को बता पाए आप कि ये रहे मेथड्स, इनसे रहिए दूर? बिल्कुल। तो जो मैंने आपको एक पिछली बार पहला तरीका बताया कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, देखिए ज्यादातर जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छे रिटर्न्स देंगे। रिटर्न्स वो जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर चलता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं, उनपे सेबी लगातार ऑडिट करता रहता है। अब बीएसई की भी एक बॉडी है जो ऑडिट करती है, तो मेजर्स एंड चेक्स हैं। और इसकी लिस्ट कि कौन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये आप गूगल में लिखिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिस्ट। सेबी की ही वेबसाइट है। हर एंटिटी जिसको सेबी ये सर्टिफिकेट देता है वो वहां ट्रांसपेरेंट रूप से अवेलेबल है। देश में कुछ 1500-1600, जब मैंने लास्ट देखा था तो ये 1500-1600 लोगों की लिस्ट है, उनसे ही आपको एडवाइस लेनी है। उसके अलावा नहीं। 80% फिल्ट्रेशन यहां से हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ना कि कई बार म्यूचुअल फंड में हमने निवेश कर लिया और उसमें फ्रंट रनिंग का केस आ गया, अभी हमने देखा, लेकिन वो बहुत रेयर होगा। उसके बाद आपकी सक्सेस की चांस 80-90% हो गया। हो सकता है उनमें से भी 10% अच्छे ना हो, लेकिन अभी हम पहले 90% को तो फिल्टर आउट कर दें। पहला कदम तो हम करने लगे, सेबी की वेबसाइट में देखने लगे। प्रांजल, मैं आपसे एक निजी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले हिमांशु से एक सवाल पूछ लेते हैं। हिमांशु, वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा रेगुलेट करने का कोई इरादा नहीं है, करना नहीं चाहते या करना नामुमकिन सा है, इसलिए कहा गया ध्यान रखिए, आंखें खुली रखिए। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये एक व्यक्ति का अपना फैसला होता है कि वो अपना पैसा कहां पर निवेश करे इसमें, लेकिन साथ में वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है और जो आरबीआई है, उसके साथ मिलकर एक क्रैकडाउन कर रही है। मैं अभी डिटेल्स देख रहा था, सेबी जो है पिछले 1 साल से उसने कई जगह पर रेड किया है। बहुत सारी जानकारियां भी अलग अलग साइट्स पर हैं कि सेबी ने किस तरह से जो शिकायतें उनके पास आई उसके आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ, कुछ फ्रॉडुलेंट संस्थाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया है जिन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, पैसों को लूटा। तो देखिए, ये सवाल निश्चित तौर पर बहुत ही संवेदनशील है और इसलिए वित्त मंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से शुरुआत में ही, जब वो इस सवाल का जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि इसको अभी फिलहाल हम रेगुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में यह भी महत्वपूर्ण है कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है स्टॉक मार्केट से जुड़े इस तरह के जो भी दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए, और सेबी अपना काम कर रही है। सेबी रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट की और सेबी के पास पूरे अधिकार हैं कि अगर इस तरह की कोई भी शिकायत उनके पास आती है तो भारत सरकार अपने स्तर पर भले ना रेगुलेट करे, लेकिन सेबी अभी इस मामले को रेगुलेट कर रही है। जैसा मैंने पहले कहा, एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है और इस तरह के जो भी पॉन्जी एप्स हैं या दूसरे एप्स हैं जो गलत सलाह दे रहे हैं या लोगों का पैसा जिसमें बर्बाद हो गया, उन्होंने अगर शिकायत की है तो सेबी ने, मैं देख रहा था, पिछले 1 साल में कई जगह पे रेड किए हैं, बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं, बहुत सख्ती से कानून के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। शारिक हिमांशु, प्रांजल, आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये बता दीजिए कि जो देखने वाला या मानने वाला इन्फ्लुएंसर की सलाह, अमीर हुआ हो या ना हुआ हो, इन्फ्लुएंसर ने जरूर पैसे बनाए होंगे, क्या ये कहना सही? बिल्कुल बिल्कुल शारिक। मतलब अगर लोगों को पता होता कि जो वो बोल रहा है उसके पीछे उसे कितने पैसे मिल रहे हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं इतने पैसे इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं। और इसलिए बहुत दुख होता है कि जब पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप खूब पैसा कमा रहे हो, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाओ कि क्या बोल रहे हो या किस चीज को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन इनफैक्ट शारिक, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं।
जब क्रिप्टो की बाढ़ सी आई हुई थी, तो मैं क्योंकि क्रिप्टो से बिल्कुल अलग था, रेगुलेटेड नहीं था, ग्रे एरिया था, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं समझता था क्रिप्टो, तो मैं बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए जा रहा था। लेकिन उस समय इन क्रिप्टो एप्स के पास इतना पैसा था कि उसमें से एक क्रिप्टो ऐप का मालिक मुझे कांटेक्ट करता है एंड ही सेज, ठीक है आप प्रो क्रिप्टो तो बनाओगे नहीं, एक काम करो आप आ जाओ, क्रिटिसाइज कर लेना, हमसे क्रिटिसाइज करने के पैसे मिले। तो इनका डेस्परेशन इतना ज्यादा था और पैसे का लालच इतना ज्यादा दिया जा रहा था। अभी भी है, कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी यही हाल है। हिमांशु, जाते जाते हम लोग प्रांजल से ये सलाह लेते चलें कि जब प्रांजल से कुछ सीखना हो या जानना हो तो ऑनलाइन ही रास्ता है या ऑफलाइन भी इन्हें संपर्क किया जा सकता है? नहीं बिल्कुल। तो Finology.in हमारी वेबसाइट है, उसके जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले चेक करिएगा हम सेबी की वेबसाइट में लिस्ट में है या नहीं, उसके बाद आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रांजल और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बेहतरीन तरीके से रोशनी डालने के लिए। और दर्शकों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा कि पैसा बनाना हर कोई चाहता है, कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन जो कमा रखा है वो किसी फर्जी आदमी या फर्जी सलाहकार के जरिए आप गंवा ना बैठें। तो इस पर ध्यान रखिए। और निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस तरफ इसलिए आपका ध्यान खींचा है।